हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 3 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है प्रश्न में बार बार समान रूप से घटाना या बांटना क्या कहलाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संख्या को बार बार समान रूप से घटाना या बांटना भाग कहलाता है। ठीक है, भाग कहलाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा 8 गेंदें 2 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने मिलेंगे। जब 8 गेंद को 2 लोगों में बांटेंगे तो 8 से 2 में भाग करेंगे तो 8 भागा 2। तो 2 से जब हम 8 में भाग करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 4 बार में, मतलब 4 गेंदें यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 बराबर भागों में बटा है। इसमें से ये 2 जो चित्र है, इसमें कौन सा चित्र 2 बराबर भागों में बटा है, तो देखिए यह। ठीक है, नेक्स्ट है 3 बराबर भागों में बटा है। तो कौन सा चित्र इसमें 3 बराबर भागों में बटा है, तो यह वाला। नेक्स्ट है देखिए कितने रुपये से कम के सिक्के बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1 रुपये से कम के सिक्के बाजार में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है सही के सामने राइट एवं गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जिससे भाग करते हैं क्या भाजक कहलाता है, तो हाँ। यह जो वृत्त है, यह देखिए आधा रंगा हुआ है, तो वृत्त में आधा भाग छायांकित है, तो हाँ। ये देखिए त्रिभुज है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन छायांकित भाग कितना है, 1 भाग है। इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज में आधा भाग छायांकित है, 1/2 नहीं, 1/3 भाग छायांकित है, तो यह हो जाएगा रॉन्ग। 200 का नोट बाजार में उपलब्ध है, तो हाँ। 25 का सिक्का बाजार में उपलब्ध है, तो नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है मिलान कीजिए। तो देखिए 12 में से 3 गया बराबर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 गया 0। मतलब किसी संख्या का बार बार घटाव तो क्या कहते हैं, उसे भाग कहते हैं। तो देखिए यहाँ 12 में से 3, 9 में से 3, 6 में से 3, 3 में से 3, तो कितने बार घटाया गया है, 4 बार। तो कौन सी ऐसी संख्या से 12 में भाग करेंगे कि 4 आएगा। ऐसा इक्वेशन कहाँ बन रहा है, तो देखिए 12 में से भागा 3 करेंगे तब क्या आएगा, 4 आएगा। तो पहला का क्या होगा हमारा, सी। दूसरा देखिए 6, 18 क्या है, इसमें भाज्य है, तो यह हो जाएगा हमारा 3/4 भाग छायांकित। तो कौन सा ऐसी आकृति है जिसमें 3/4 भाग छायांकित है, तो देखिए कितने भाग है इसमें, 1 2 3 4, उसमें कितने भाग छायांकित है, 1 2 3, तो यह हो जाएगा। 8 रुपये में 2-2 के कितने नोट होंगे, 8 रुपये में 2-2 के 4 नोट होंगे। 105 रुपये होंगे कब, जब 10 रुपये के 10 नोट होंगे, तो 10 रुपये के 10 नोट 100 और 5 रुपये का 1 नोट 5, तो 105, तो यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है 12 भागा 2, इस तरह की सारणी बना हुआ है। देखिए 12 में से भाग दिया 2 से तो 6 आया, फिर 6 से क्या किया, जिससे भाग दिया उसी से गुना किया, तो कितना आ गया, 12। तो 16 भागा 2 कितना हुआ, 8 हुआ, और जिससे भाग दिए उसी से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो कितना होगा, फिर से 16। फिर 14 भागा 2 कितना आया, 7 आया, जिससे भाग दिए उसी से क्या करना है, गुना किए, तो 14।
8 भागा 2 बराबर 4, तो 4 आया। जिससे भाग दिए उसी से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे 1/2 चित्र दिया गया है, मतलब आधा चित्र दिया गया है। इसे क्या करना है? पूरा करना है। तब बचे हुए आधे भाग को बनाइए। तो यह क्या है? देखिए, यह जो लाइन है, इसी लाइन के इस तरफ इसी तरह का उल्टा चित्र बनाना है। तो जब हम इसे उल्टा करेंगे तो कैसा चित्र बनेगा? जब हम इसे उल्टा करेंगे तो यह देखिए इस तरह का एक चित्र बनेगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, एक कार की कीमत में कितने जोकर खरीद सकते हैं? तो देखिए, कार का मूल्य कितना है? 100 रुपया। जोकर का मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो एक कार की कीमत में हम 2 जोकर खरीद सकते हैं। एक कार की कीमत में हम 2 जोकर खरीद सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सोनू के पास 300 रुपये थे। उसने एक गुड़िया, एक हेलीकॉप्टर और 2 जोकर खरीदे, तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे? 300 रुपये थे। उसने क्या किया? एक गुड़िया खरीदा, तो गुड़िया का मूल्य कितना हो गया? गुड़िया बराबर 75। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर खरीदा। हेलीकॉप्टर कितना था? 80। 80 का हेलीकॉप्टर। 2 जोकर खरीदे, तो 2 जोकर, तो 2 जोकर बराबर 100 रुपये। अब देखिए कुल कितना खर्च किया? तो 5, 5, 2, 255 रुपया वो कुल खर्च किया। कुल खर्च बराबर 255 रुपया। उसके पास कितने थे? 300 रुपये थे। तो बचत कितना हुआ? तो बचत बराबर कुल रुपये माइनस खर्च। तो कुल कितने थे? 300 रुपये। खर्च कितना किया? 245। तो कितना बचा? 255। तो कितना बचा? 45 रुपया। ठीक है, इस तरह से क्लास 3 का सारा प्रश्न हल हो गया। ठीक है, हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, f एक आकृति है। f जो है यह एक कैसी आकृति है? तो क्या सममित है या असममित है? तो यह एक असममित आकृति है, क्योंकि f को हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। f को 2 बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते किसी भी तरह से, इसलिए यह क्या है? असममित है। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या सभी बच्चों के द्वारा मेज की लंबाई बित्ते से मापने पर समान आएगी? नहीं। क्या आएगी? असमान आएगी, क्योंकि हर बच्चे के हाथ का जो आकार होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, किलोग्राम की इकाई क्या होती है? किलोग्राम की इकाई है, कौन सी होगी? किलोग्राम मतलब यह क्या है? भार की इकाई है। किसकी है? भार की इकाई। लीटर किसकी इकाई है? लीटर जो है वह किसकी इकाई है? क्षमता की, धारिता की। ठीक है। पांचवा प्रश्न है हमारा, वर्ष में 30 दिन कितने महीने होते हैं? वर्ष में 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं? तो देखिए, वर्ष में 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। कौन कौन? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है हमारा, जिस रेखा के दोनों ओर एक जैसी आकृति बनती है उस रेखा को सममित अक्ष कहते हैं। यहाँ ठीक है। बित्ते और अंगुल में अंगुल बड़ा होता है
बित्ते में, देखिए यह बित्ता हो गया, तो यह बित्ता बड़ा होगा या अंगुल बड़ा होगा? तो अंगुल बड़ा होगा या बित्ता? तो बित्ता बड़ा होगा। ठीक है, तो अंगुल बड़ा होगा नहीं। 250 ग्राम का बाट बाजार में उपलब्ध है। हाँ। 500 मिलीलीटर आधा लीटर के बराबर होता है। तो हाँ, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो आधा में 500 मिलीलीटर, तो सही है। वर्ष 2025 के फरवरी माह 29 दिन के होंगे? नहीं। 29 दिन किसमें होते हैं? जो लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, और लीप वर्ष किसे कहते हैं? वैसा वर्ष जो 4 या 400 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, मिलान कीजिए। तो यह जो आकृति है वह कैसी आकृति दिख रही है? तो यह जो आकृति है वह कैसी आकृति है? सममित आकृति है, क्योंकि जब हम इसे बीच से इस तरह से बांटेंगे तो भी यह 2 बराबर भागों में बटेगा। यह एक सममित आकृति है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर। 1 वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तराजू को संतुलित करने के लिए दोनों पलड़ों पर बराबर बराबर क्या होनी चाहिए? तो भार होनी चाहिए, वेट। 1 कप में 150 मिलीलीटर चाय है, तो 2 कप में कितने होंगे? तो 2 कप में 300 मिलीलीटर। 1 कप में 150, तो 2 कप में 2 गुने 150 बराबर 300 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र को इस तरह से पूरा कीजिए कि एक सममित आकृति बन जाए। दिए गए चित्र को इस तरह से पूरा कीजिए कि एक सममित आकृति बन जाए। तो देखिए, यह जो भी आकार का जो यह आकृति है और यह जो देखिए रेखा है, यह क्या है? सममित रेखा है। जब इसे हम इसी तरह का, जब हम इस तरफ नीचे बनाएंगे, इसे देखिए, यह जब हम नीचे बनाएंगे तो इस तरह से यह बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये आकृति क्या हो गया? ये सममित आकृति बन गया। जैसा इधर है वैसा इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक छड़ 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, एक छड़ 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक छड़ है जो 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार छड़ 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर कम है, तो कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 15 किलोग्राम 700 ग्राम में से 11 किलोग्राम 100 ग्राम को घटाइए। तो 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 से गुना होगा, तो हो जाएगा 15,000 ग्राम। तो 15,000 ग्राम और 700 ग्राम, तो 15,700 ग्राम। घटाना कितना है? 11 किलो 100 ग्राम। जब हम इसे घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 4 0, 4 किलो ग्राम और 600 ग्राम। 4 किलो 600 ग्राम, हमें क्या मिलेगा? 4 किलो 600 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 8 लीटर 300 मिलीलीटर व 50 मिलीलीटर में कौन सी मात्रा अधिक है और कितनी? देखिए, 8 लीटर
300 मिलीलीटर। तो 8 लीटर 300 मिलीलीटर बराबर 8 को लीटर को पहले मिलीलीटर में बदल लेते हैं, 1000 से गुना करते हैं प्लस 300 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 300 मिलीलीटर। तो टोटल कितना हो गया? 8300 मिलीलीटर। यह कितना है? 8550 मिलीलीटर। ठीक है। अब देखिए कौन सी मात्रा अधिक है, तो यह मात्रा अधिक है। 8550 मिलीलीटर क्या है? मात्रा वाला अधिक है। अब देखिए कितना अधिक है, तो अंतर निकालेंगे तब चलेगा पता। तो अंतर बराबर 8550 मिलीलीटर माइनस 8300 मिलीलीटर। तो अंतर बराबर हमारा हो जाएगा 250 मिलीलीटर। ठीक है, 250 मिलीलीटर। अंतर कितने का है? 250 मिलीलीटर का। बड़ा कौन है? तो बड़ा हमारा हो जाएगा यह। ठीक है, 8550 मिलीलीटर। क्लास 5 का यह पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह जो आकृति है ये कैसी है? कोन जैसी दिख रही है। तो यह आकृति कैसी है? तो यह आकृति सममित आकृति है। एक घन में कितने सतह होती है? तो एक घन में, घन का मतलब हो गया जैसे आप लूडो खेलते हैं तो उसमें जो उसका पासा होता है वो कैसा होता है? घन होता है। ठीक है, वो घन जैसा होता है। तो उसमें देखते हैं कितने सतह होता है। तो जितने नंबर होते हैं उतने सतह होता है। तो कितने नंबर उसमें होते हैं? 1 से 6 तक, तो 6 सतह। यह एक कैसी आकृति है? तो देखिए यह एक खुली आकृति है, क्योंकि यह बंद नहीं है। अगर इस स्थान पर कोई चीज है तो यह इस तरह से बाहर निकल सकती है, इससे बाहर निकल सकती है। तो यह कैसी है? खुली आकृति है। किसी बंद आकृति के घेरे की माप को उस आकृति का क्या कहते हैं? जैसे किसी बंद आकृति के घेरे की माप, जैसे देखिए यह एक बंद आकृति आपको दिखाते हैं। यह एक बंद आकृति है। देखिए चारों तरफ से क्या है? यह बंद है, सारा बंद है। तो किसी बंद आकृति के घेरे की माप, जहां से यह बंद हुआ है, यह बॉर्डर जो होता है इसका क्या होता है? किसी भी आकृति का क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप उसका क्या कहलाता है? देखिए यह आकृति है, यह बंद है, तो इसके अंदर का जो माप होता है वह क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा है, सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जिस तल के अनुसार काट कर सममित आकृतियां प्राप्त होती है वह सममित तल कहलाता है। तो हाँ, एक घन में शीर्षों की कुल संख्या 6 होती है। तो नहीं, एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। मीटर जो है वह भार की इकाई है। नहीं, मीटर भार की इकाई नहीं है। मीटर किसकी इकाई है? मीटर भार की इकाई है। तो नहीं, मीटर किसकी इकाई है? दूरी, ये लेंथ की इकाई है। मीटर लेंथ की इकाई है, लंबाई की इकाई है। मिलीलीटर धारिता की इकाई है। तो हाँ, यह किसी चीज की कैपेसिटी या वॉल्यूम को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे आकृति जिनमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है बंद आकृति कहलाते हैं। हाँ, जैसे देखिए यह बिंदु से शुरू हुआ और इसी बिंदु पर आकर मिल गया तो यह बंद हो गया। जैसे देखिए इस बिंदु से शुरू हुआ और इस बिंदु पर आकर मिल गया तो यह क्या हो गया? बंद आकृति हो गया। ठीक है, शुरू हुआ और ऐसे जिगजैग करते हुए भी अगर इस स्थान पर आकर बंद हो गया तो क्या होगा? यह भी एक बंद आकृति होगा। ठीक है,
तीसरा प्रश्न है हमारा, मिलान कीजिए। देखिए यह कैसी आकृति है, यह आम जैसी आकृति है। तो इसमें देखिए एक भी सममित आकृति नहीं हो सकती है यह, क्योंकि इसमें कहीं से भी सममित आकृति नहीं बन पा रही है। तो यह हो जाएगा असममित आकृति। ठीक है, मीटर का मतलब 3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं? तो 12। ठीक है, यह देखिए आकृति है आयताकार। तो यह इसमें अगर इस तरफ से एक लाइन खींचे सिमेट्री, तब भी यह सममित रेखा हो रहा है। इसमें 2 सममित रेखा तो ऐसे ही दिख रहा है, तो यह क्या होगा? सममित आकृति होगी। ठीक है, यह सममित आकृति होगी। इसके बाद देखिए इसमें सतहों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यह कैसा आकार है? इसका सर्किल है, यह बॉल जैसा है। तो इसमें सतहों की संख्या 1 होगी। कितने सतह होंगे? 1 होंगे। ठीक है, इसमें एक ही सतह होगा। ठीक, चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चौक के डिब्बे को खोलने पर कैसा दिखेगा? एक चौक का डब्बा जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? तो चौक का डब्बा आमतौर पर एक घन होता है, ठीक है, क्यूब के आकार का होता है। जब इसे खोला जाएगा, ठीक है, तो यह 6 वर्गाकार फलकों के रूप में दिखता है। कैसा दिखता है? 6 वर्गाकार फलकों के रूप में यह दिखता है। ठीक है, एक चौक के डब्बे को खोलने पर कैसा दिखेगा? तो चित्र हम लोग बना लेते हैं। तो चित्र इस तरह से बनेगा। जब हम एक चौक के डब्बे को खोलेंगे तो इस तरह का चित्र बनेगा। चौथा का यह आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा का दूसरा, अपनी पसंद की एक सममित आकृति बनाइए तथा इस पर एक सममित अक्ष खींचिए। तो चलिए एक सममित आकृति बनाते हैं। एक सममित आकृति हम इस तरह से बना सकते हैं। एक त्रिभुज भी एक आकृति है। इसे भी हम देखिए, एक त्रिभुज हो गया। इसकी सममित रेखा कहाँ होगा? अपनी पसंद की एक सममित आकृति, तो हमने सममित आकृति बना लिया। ठीक है,
इस पर एक सममित अक्ष कह रहा है। तो चलिए एक अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो अक्ष है इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो किसी भी आकृति को जो लाइन दो भाग में बांटता है उसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, राजू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू, 750 ग्राम गोभी और 250 ग्राम मिर्च लाया। बताइए राजू कितने किलोग्राम सब्जी लाया? ठीक है, चलिए राजू क्या क्या लाया? वस्तु कौन कौन सा था? वस्तु का नाम, और इधर वजन, वस्तु की वजन, वस्तु का भार। वस्तु का नाम क्या था? टमाटर। कितना लाया? 1 किलोग्राम। दूसरा क्या है? आलू। कितना लाया? 2 किलोग्राम। गोभी लिया है। गोभी कितना है? 750 ग्राम। इसके बाद मिर्च है। मिर्च कितना है? 250 ग्राम। ठीक है, अब इसे हम जोड़ लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, टमाटर। 2 किलोग्राम आलू तो 2000 ग्राम। इसके बाद 750 ग्राम गोभी है। इसके बाद 250 ग्राम मिर्च है। अब इसे जोड़िए। 0 0 0, 5 5 10, 7 2 9, बाकी 1 10, बाकी हाथ में 1 2 1 3 और 1 4। तो 400 ग्राम कुल वजन की वस्तु इन्होंने खरीदा। 4000 ग्राम का मतलब 4 किलोग्राम। तो राजू कितने किलोग्राम सब्जी लाया? तो राजू ने 4 किलोग्राम सब्जी लाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है इसके चारों ओर तार का घेरा लगाना है। तो कुल कितना लंबा तार उपयोग में आएगा? ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयत कैसा होता है देख लीजिए। आयत हो गया हमारा। आयत की लंबाई कह रहा है, तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। 10 मीटर। जैसा कि आप जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए कह रहा है एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कुल कितना लंबा तार उपयोग में आएगा? तो मान लिया जाए कि तार का घेरा इस स्थान से लगाना हम शुरू करते हैं और चारों तरफ से लगाते हुए इसी स्थान पर आते हैं। तो कितना लंबा तार लगेगा? तो इस स्थान से जब हम घूम रहे हैं इसके मतलब है कि इसकी परिमाप जो इसकी परिधि है इसकी चारों ओर की, इसी पर हम तार लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी चारों भुजा को माप लें तो हमें पता चल जाएगा
कि कितना लंबा तार उपयोग में आएगा। ठीक है, चलिए इसे इस तरह से बनाते हैं, ए बी सी और डी। तो ए से बी तक की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। बी से सी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 20 मीटर, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ए से डी तक की लंबाई क्या होती है? 10 मीटर। इसे हम इस तरह से भी जोड़कर बना सकते हैं, 20 10 30 20 50 और 10 60 मीटर, कुल 60 मीटर। दूसरा, इसका एक फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 गुने लंबाई कितनी है इसकी? 20 प्लस चौड़ाई 10, क्या है? मीटर में है। तो 2 गुने 20 और 10 30 मीटर, तो 60 मीटर हो गया। तो कुल कितना लंबा तार उपयोग में आएगा? तो इसका आंसर होगा, घेरा लगाने के लिए कुल 60 मीटर लंबा, घेरा लगाने के लिए कुल 60 मीटर लंबा तार उपयोग में, घेरा लगाने के लिए कुल 60 मीटर लंबा तार उपयोग में आएगा। ठीक है, आज हम कक्षा 6 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए 2 है या 9 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, तो 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले जान ले, यह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। यह होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो पहले यह होता क्या है? 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए क्या होगा, 20 को कौन कौन सी संख्या काटती है? तो देखिए 20 का कौन सा कॉमन फैक्टर है? 28 का। तो 20 को 1 काटती है, 2 काटती है, 4 काटती है, 5 और 10 काटती है, और 20 काटती है। अब देखिए 28 को कौन कौन काट रही है? 28 को 1 काटती है, 2 काटती है, 4 काटती है, 7 काटती है, 14 काटती है, और 28 काटती है। ठीक है, अब देखिए ये सब में कॉमन फैक्टर कौन कौन है? तो कॉमन देखिए 1 है, 2 है, और ये 4 है। ठीक है, बाकी देखिए कोई कॉमन है? नहीं है। तो 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो दोनों को काटती है। ठीक है, वैसी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों संख्याओं को काटती हो। 2 की जगह अगर 3 संख्या भी होता तो तीनों को काटना पड़ता, 4 होता तो चारों को जो काटती है। इस तरह की संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड होती है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो दोनों का गुणनखंड लिख लेना है, और दोनों का गुणनखंड लिखने के बाद दोनों में जो कॉमन हो वही उसका क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, आयत का क्षेत्रफल।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यह हो जाएगा। वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 20 है तो सभी भुजा कितना होगा? 20 होगा। तो 20 ये 20 ये 20 ये 20 ये, तो 20 चक 80। इसका फॉर्मूला होता है 4a, मतलब 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो हो जाएगा हमारा 4 गुने 20 सेंटीमीटर बराबर 80 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 1/8 का 2 गुना, 1/8 का 2 गुना क्या होगा? 2 से 4 को काट देंगे तो क्या होगा? 1/4। 2 से 8 को काटे तो क्या आया? 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है हमारा, सही के सामने टिक, सही का एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, 14 के गुणनखंड 1 2 7 14 है। तो देखिए गुणनखंड अभी आप पढ़े थे। गुणनखंड किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो मूल संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो 14 हमारा मूल संख्या है। इसे कौन कौन सी संख्या विभाजित करती हैं? 1 2 7 14। ठीक है, तो 14 के गुणनखंड कौन कौन है? तो 1 2 7 14। बस यही 4 संख्या है जो 14 को डिवाइड करती है। ठीक है, इसलिए 14 के गुणनखंड 1 2 7 14 ही होगा। ठीक, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है? तो नहीं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के सिवा किसी भी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक अपने आप और किसी भी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है? नहीं। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 को देखिए सिर्फ 1 से कटती है और 2 से कटती है। तो भाज्य होने के लिए कम से कम 3 संख्याओं से इसे कटना चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। यह 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो कम से कम 3 संख्याओं से जो संख्या कटेगी उसे ही क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो हाँ। बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है? तो हाँ। ठीक है, संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यह देखिए संख्या रेखा है, तो इस पर भिन्न को तो हम प्रदर्शित कर ही सकते हैं, जैसे 0 1 2 3। तो यहाँ अगर इस स्थान पे हमें आधा का प्रदर्शित करना हो तो यहाँ 1/2 हम दे सकते हैं दोनों के बीच की संख्या को। तो क्या है? प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा है हमारा, मिलान कीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है 3 के गुणज में छठे स्थान पर होगा। गुणज मतलब क्या होता है? अपवर्त या गुणज, मल्टीपल। तो 3 के गुणज में छठे स्थान पे, तो 3 का 6 बार गुना, तो क्या होगा? 3, देखिए 3 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 2 3 4 5 6। तो छठे स्थान पर क्या होगा? 18 होगा।
इसलिए यह इसमें 18 मिलान होगा। 3 और 5 के गुणज में पहला सार्व गुणज। सार्व गुणज क्या होता है? 3 और 5 के गुणज में पहला सार्व गुणज। ठीक है, तो 3 और 5 के पहले सार्व गुणज कौन होंगे? तो वैसी संख्या जो 3 और 5, वैसी छोटी संख्या जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो 3 और 5 दोनों से कटने वाले संख्या कौन होगा? तो इसका हम एलसीएम निकाल के भी इसे बना सकते हैं। और ऐसी छोटी संख्या देखेंगे जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो देखिए 3 और 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमें 15 आता है। तो 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से पूरी विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि 15 जो है वह पहला क्या है? कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल मतलब होता है सार्व गुणज। 15 सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल है 3 और 5 का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 4 समबाहु मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसका तीनों भुजा बराबर है। तो यह 4 होगा, तो यह भी 4 होगा, तो यह भी 4 होगा। और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो 4 तिया 12। ठीक है, आपके पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम में टुकड़ों की संख्या बताइए। तो चलिए पाठ पुस्तक में चलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम का टुकड़ा यही है। तो देखिए इसमें कितने टुकड़े हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। ठीक है, पाठ पुस्तक के अनुसार कितने टुकड़े हैं? 7। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्न 5/6 में 5/6 में का अंश है। भिन्न 5/6 में का अंश है। इसमें देखिए भिन्न में दिया हुआ है 5/6, तो इसमें अंश कौन सा है? तो आप जैसा कि जानते हैं अंश ऊपर वाला संख्या क्या होता है? अंश होता है। तो यह 5 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 के सभी गुणनखंडों को जोड़िए। 6 के सभी गुणनखंडों को जोड़िए। तो 6 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा? 6 का गुणनखंड का मतलब है कि 6 को कौन कौन सी संख्या काटती है? तो 1 काटती है, 2 काटती है, 3 काटती है और कौन संख्या काटती है? खुद 6 काटती है। तो यह चारों संख्या को अब जोड़िए। तो 1 + 2 क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 6 क्या हुआ? 6 3 9 2 11 1 12। ठीक है, तो 12 हो गया। 6 के गुणनखंड फैक्टर कितना हुआ? 1 2 3 6। अब गुणनखंडों का योग कितना हुआ? तो 1 + 2 + 3 + 6। नेक्स्ट है संख्या रेखा पर 4/5 को दिखाइए। तो संख्या रेखा बनाने के लिए हम लोग स्केल की सहायता लेते हैं। तो स्केल की सहायता से चलिए एक रेखा बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखिए इस स्थान पर हम इसे 0 देते हैं और इस स्थान पर हम इसे क्या करते हैं? संख्या रेखा कितना दर्शाना है? 4/5। तो देखिए यहाँ 0 दिए हैं और इस स्थान पर हम 1 दिए हैं। 0 से 1 को हम 10 बराबर भागों में देखिए बांट लेते हैं। चलिए स्केल की सहायता से बांट लेते हैं। तो 1 कहाँ होगा? इस स्थान पर, 2 इस स्थान पर, 3 इस स्थान पर, 4 इस स्थान पर, 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसे 10 बराबर भागों में हमने बांट लिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 4/5। ये क्या है, नीचे है 5, तो जितना कह रहा है उतने ही भाग में इसे हम बांटते हैं। तो देखिए इस स्थान से इस स्थान तक कितना हुआ 1, इस स्थान से इस स्थान तक हुआ 2, यहां से यहां 3, इस स्थान से 4 और इस स्थान से 5। ये देखिए 5 भागों में हमने बांट लिया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 4/5, तो हमें 5 ही भाग में बांटना था, हमने 10 भाग में बांट लिया। तो अगर 10 भाग में भी हमने बांटा इसे, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, गुना ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 करके हम 8/10 के हिसाब से भी हम इसे बना सकते हैं। तो जब 8/10 के रूप में हम बनाएंगे इसे, तो आंसर हमारा क्या होगा, देखिए यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, इस स्थान पे 8/10 होगा। ठीक है, अब देखिए, और जब 4/5 के हिसाब से बनाएंगे तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, इस स्थान से इस स्थान तक 3, इस स्थान से इस स्थान तक 4/5, और कुल कितना भाग है 5 भाग है। तो इस तरह से भी हम 4/5 इसे बना सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 4/5 लिखिए या 8/10, 4/5 लिखिए या 8/10, बात सेम ही होता है। ठीक है, अगर हम इसे 10 भागों में ना बांटकर 5 भागों में बांटते हैं तो इस तरह से यह हल होता। देखिए एक संख्या रेखा है, यह यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, इसे 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और ये 5 भाग, तो क्या होता 1 2 3 4 5, तो 5 भाग है ये यहाँ तक। तो हमें क्या लेना था 4/5, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 पूरा हो रहा है, तो यह हो जाता 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां नंबर, ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति की दाईं ओर की संख्या और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। हमें इसमें और इसमें, जो इस तरह का स्तंभ है हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल, दोनों में इस तरह का संख्या भरना है कि गुणनखंड जो आए उसको गुना करने पर हमें गुणनफल यह आए यह आए यह आ जाए, और नीचे जब इस तरह से रो से गुना करें तो हमें गुणनफल 28 आ जाए, 125 आ जाए और 18 आ जाए। तो सबसे पहले हम इस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में इसको हम तोड़ लेते हैं। तो 3 गुने 5 गुने 7, 20 में हम 2, सभी क्या है अभाज्य संख्या भरना है, तो अभाज्य संख्या लिखते हैं। 20 को कौन कौन सी संख्या को गुना करने पर 20 आएगा, 2 गुने 2 गुने 5, 30 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए 28 को कौन कौन सी संख्या होगी इसकी, तो 2 गुने 2 गुने 7, 25 का 125 का 5 गुने 5 गुने 5। 18 को कौन कौन सी संख्या से गुना करें, 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूना 6 तिया 18, 18 आ गया। 5 पचे 25 पचे 125 आ गया। 7 दूने 14 दूनी 28, 28 आ गया। 7 पचे 35 तिया 105, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 तिया 15 दूना 30। अब देखिए भरना क्या है, तो भरने का तरीका सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस रो में चलते हैं, इस पंक्ति में
तो देखिए इस पंक्ति में और इस रो में कौन कॉमन है? तो देखिए 2, 2, 7, 3, 5, 7, तो कॉमन कौन है? 7 है, तो यहाँ 7 भरा जाएगा। अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक है, पंक्ति तो वही है, स्तंभ दूसरा है, तो इसी पंक्ति का कोई संख्या और इस स्तंभ का कोई संख्या मैच करना चाहिए। तो कौन मैच कर रहा है? तो देखिए 3, 5, 7, तो क्या इसमें 3, 5, 7 में 3 है? नहीं है। 5 है? हाँ। 7 है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए पंक्ति तो वही है, स्तंभ दूसरा है, तो 3, 5, 7 और नीचे क्या है? 2, 3, 3, तो कॉमन कौन है दोनों में? 3 है, 3 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो देखिए दूसरी पंक्ति में है क्या? 2, 2, 5, इसमें क्या है? 2, 2, 7, तो कॉमन कौन है? 2 है। अब देखिए पंक्ति भी दूसरा और स्तंभ भी दूसरा, तो देखिए 2, 2, 5 और नीचे क्या है? 5, 5, 5, तो कौन सा कॉमन है? 5। अब देखिए तीसरी स्तंभ और दूसरी पंक्ति, तो ठीक है 2, 2, 5 और इसमें 2, 3, 3, तो कॉमन कौन है? 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें चलते हैं, पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो देखिए पहला स्तंभ में कौन है? 2, 2, 7 और इसमें 2, 3, 5, तो कॉमन कौन है? 2। इसमें देखिए क्या है? 5, 5, 5 और इसमें 2, 3, 5, तो कॉमन कौन है? 5। अब देखिए इस पंक्ति में और इस स्तंभ में, देखिए इस पंक्ति और यह स्तंभ, तो क्या है? 2, 3, 3 और इसमें क्या है? 2, 3, 5, तो इसमें 2 कॉमन है, एक 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, एक जैसा। तो हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या इस स्थान पर रखें कि इसका गुणनफल जो है वो 30 हो जाए। तो 5 दूनी 10, तो 3 एक ऐसी संख्या रखेंगे जिससे गुना करने पे हमें 30 मिलेगा। तो 5 दूनी 10 दिया 30, ठीक है। अब देखिए मिला लेते हैं इसे, 7 पचे 35 दिया 105, ठीक है। 5 दूनी 10 दूना 20, यह भी ठीक है। 5 दूनी 10 दिया 30, यह भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस तरफ से मिलाते हैं वर्टिकली, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है। 5 पचे 25 पचे 125, ठीक है। 3 दूना 6 दिया 18, यह भी ठीक है, ठीक है। तो हमने इस प्रश्न का हल बेहद आसानी से कर लिया है। आशा करता हूं कि आप भी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है? यदि इसे धागे से बनाया जाता है, एक धागे का टुकड़ा लेंगे, जैसे यह धागा है, यह धागे का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब देखिए यह टुकड़े की लंबाई कितनी है? 36 सेंटीमीटर है और इसी टुकड़े से हमें वर्ग बनाना है। तो जब इसी टुकड़े से हम वर्ग बनाएंगे तो वर्ग बनेगा हमारा इस प्रकार से, जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। टुकड़ा कितना बड़ा है? 36 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि 36 सेंटीमीटर जितनी बड़े टुकड़ा है उतना बड़ा ही क्या होगा? इसका परिमाप होगा, उसकी लंबाई होगी। मतलब यहाँ शुरू करते हैं और इसी स्थान तक आते हैं, या इसका परिमाप होगा। तो 36 सेंटीमीटर बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो 4 4 गुने भुजा, यह कितना है परिमाप? 36 सेंटीमीटर। तो 4 से यह कट जाएगा कितने मरतब में? 6 बार में। तो भुजा क्या हो जाएगा इसका? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और यह 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का भुजा कितना हो गया?
9 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर। दूसरा है एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है और तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब इसकी तीनों भुजा बराबर है तो इसका ही परिमाप क्या होगा, 36 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 3 गुने भुजा भी इसे लिख सकते हैं। तो यह कितना है, 36 सेंटीमीटर बराबर 3 गुने भुजा। ठीक है, अब देखिए यह 3 से यह कितने बार में कट जाएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 भुजा में बांटना है तो 12 12, इसमें 4 भुजा था तो 9 9। अब कह रहा एक समषटभुज, इसमें क्या है, 6 भुजा होता है। समषटभुज में 6 भुजा। ठीक है, 6 भुजा इस प्रकार से, और ये क्या है, 6 भुजा क्या है, बराबर है। तो समषटभुज का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 6 गुने भुजा। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं होती है। परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर बराबर 6 गुने भुजा। ये 6 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो भुजा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लास 7 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान का 5% बराबर 600 होता है। तो हमें यह पता करना है कि किस संख्या का 5% 600 होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें संख्या नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो उस संख्या का 5%, तो x का 5% बराबर 600। तो x गुने 5% है तो नीचे 100 होगा बराबर 600। ठीक है, अब देखिए इससे काट देते हैं 20 बार में। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 600 गुने 20, तो x बराबर 12,000। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 12,000। देखिए इसमें x बराबर 12,000 किसमें है, इसमें, यह हो जाएगा। दूसरा है SI बराबर खाली स्थान गुने R गुने T बटे 100। तो SI साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100। तो ये P हो जाएगा। ठीक है, इस स्थान पर P। नेक्स्ट है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से किस ओर होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऋणात्मक संख्या जो होता है वह हमेशा, अगर यह संख्या रेखा है, देखिए तो बीच में क्या होता है, तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से बाईं तरफ, हमेशा 0 से बाईं तरफ। नेक्स्ट है, 2 परिमेय संख्याएं 1/2 और 3/4 का योग क्या होगा। तो 1/2 और 3/4 का योग क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/2
प्लस 3/4 का योग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो हर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। फिर इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 बार में भाग होगा और ऊपर वाले में गुना। 2 + 3 बराबर 5/4। ठीक है। तो दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 3/4 का योग क्या होगा, 5/4। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस क्या होगा, चौड़ाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हमारा सही के सामने राइट एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। एक दुकानदार 200 रुपया में एक पुस्तक खरीदा और 240 में बेचा, तो इससे उसे 20% का लाभ हुआ। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए 200 रुपया में खरीदा और 240 रुपया में बेचा, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 240 में बेचा और 200 में खरीदा, तो इसे कितना का लाभ हुआ, 40 रुपया का लाभ हो गया। अब देखिए तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ को प्रतिशत में निकालना है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, यह इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ कितना हुआ 40 का, बटे क्रय मूल्य कितना था 200 गुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से यह 20, तो लाभ प्रतिशत बराबर 20। तो हमें कितने का लाभ हुआ, 20% का। इसका मतलब है कि यह कथन सही है। ठीक है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 होता है, तो हाँ प्रति 100। 7 गुने -3/5 बराबर -21/35। 7 गुने -3/5 बराबर -21/35। तो देखिए गुना करते हैं, 7 गुने -3/5। ठीक है। तो देखिए 7 या 21 -21/5, तो यह क्या होगा, कथन गलत। वृत्त का क्षेत्रफल 2πr होता है, तो नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि। ठीक है। नेक्स्ट है दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हाँ, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा स्तंभ अ से स्तंभ ब का सही मिलान कीजिए। तो व्यास किस में होता है, वृत्त में, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो देखिए इसमें 2 गुने त्रिज्या यहाँ है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार देखिए यहाँ है बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। -8/6 को जब हम इस तरह से स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -4/3। ठीक है। -1 और 0 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो कौन है, -1 और 0 के बीच। तो -1 और 0 के बीच कौन होगा, ऐसी संख्या जो -1 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो, तो वह कौन होगा, -1/2।
5/4 जो है वो क्या है, 125%। ठीक है, क्योंकि 125% को हम इस तरह से लिखेंगे तो 25 से 25 चक 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। ज्ञात कीजिए जनसंख्या कितने प्रतिशत घटी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में जनसंख्या कितना था, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 25,000। घटने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 24,500। तो देखिए जनसंख्या में कुल कमी कितना आया, जनसंख्या में कुल कमी बराबर प्रारंभिक जनसंख्या माइनस घटने के बाद की जनसंख्या। तो कितना आएगा, 500। ठीक है, अब देखिए कमी का सूत्र होता है प्रतिशत कमी का सूत्र होता है कमी, ठीक है, बटे प्रारंभिक जनसंख्या, मतलब मूल जनसंख्या या मूल प्रारंभिक जनसंख्या गुने 100। अब देखिए कमी कितना है, 500 का, बटे प्रारंभिक जनसंख्या कितना था, 25,000 गुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 दूना 50। मतलब कितने प्रतिशत का कमी आया, 2% का, 2%। तो जनसंख्या कितना घटा, 2%। जनसंख्या में 2% की कमी आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न हमारा, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में ए क्या है, समकोण है। ए पर समकोण है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमें प्राप्त है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC में A जो है वह क्या है, A पर समकोण है, A पर समकोण है। तो चलिए इसे फॉर्मूला से बनाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, तो आधार देखिए क्या है इसका। तो देखिए अगर त्रिभुज इस तरह से बना होता, क्योंकि यह त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इस स्थान पर A जो है A पर समकोण है, तो यह समकोण हो गया। ठीक है, और A
से बी तक की जो दूरी है वो क्या है? अगर इसे मान लेते हैं ए बी, ए बी और इसे सी, ए बी सी, तो ए बी की दूरी कितनी है? ए बी से दूरी है 5 सेंटीमीटर। ए सी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और सी बी कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यह आधार है, तो आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे देखिए 2 से यह काट दिए 6 बार में, तो 6 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा जा रहा है ए डी की लंबाई। तो ए डी मतलब कहाँ है ए डी? ए जो है ए से शुरू होता है और किस पर जा रहा है? डी। देखिए 13 सेंटीमीटर वाले पर, मतलब इस पे कर्ण पे। देखिए यहां से ये, तो इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, एडी की लंबाई। तो चलिए बनाते हैं एडी की लंबाई। तो देखिए, अब देखिए एडी दिख रहे हैं आपको? यह एडी है और एडी क्या है? बीसी पर क्या है? लंब है। बीसी पर लंब है, मतलब इस स्थान पे 90 डिग्री बना रही है। तो अगर हम एडी बराबर x होगा या इसे निकालना है, तो एडी जब इसका क्या हो जाएगा? यह लंब है। एडी अगर हम ऊंचाई मान लें इसका, एडी मान लिया जाए कि एडी इसकी क्या है? ऊंचाई है। यह ऊंचाई है, तो इसका बेस क्या होगा? आधार बीसी हो जाएगा। तो बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यह इसका आधार हो गया और यह लंब है, तो यह क्या हो जाएगा इसका? अब देखिए एडी निकालना है। ठीक है, बीसी हमें दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो एडी गुने बीसी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या होगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने एडी क्या है? एडी का मान निकालना है, गुने बीसी। बीसी क्या है हमारा? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 दूना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो जाएगा बटे 13 सेंटीमीटर बराबर ए डी। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो हो जाएगा 60 cm बटे 13 बराबर ए डी। मतलब ए डी जो है इसकी जो ऊंचाई है वो कितना होगा? 60 बटे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में इस तरह का त्रिभुज जो है जब भी मिले जहां समकोण बनता हो, जैसे देखिए ऐसे इस तरह का जब त्रिभुज हो जो समकोण बनाती हो, जैसे इस तरह से देखिए यहां समकोण बन रहा है, तो जहां पर समकोण बनेगा, जिस लाइन पे समकोण बनेगा वह लाइन क्या होता है? उसका आधार होता है। ठीक है, और यह क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, और यह सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। देखिए समकोण इस स्थान पर बन रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है समकोण? इस लाइन को टच कर रहा है, मतलब यह इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने बीसी को क्या माना? आधार माना। और यह जो है एडी है वह क्या है? इसका लंब है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है। समकोण में लंब ही क्या होती है? उसकी ऊंचाई कहलाती है।
समकोण में लंब ही उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो यह ऊंचाई हो गया, यह आधार हो गया। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता था पहले से, ठीक है, तो हमने AD का मान निकाल लिया इस तरह से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए यह एक घड़ी है, तो घड़ी कैसा होता है? वृत्ताकार, और इसके केंद्र से जो ये मिनट की सुई की दूरी है वह कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जब यह घूमेगा, घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा, और 1 घंटा में यहां से यहां तक घूमेगी। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में सुई की नोक कितनी दूरी तय करेगी। तो जैसा कि यह वृत्त है, वृत्त सर्कल जिसे कहते हैं, घड़ी कैसा है? वृत्ताकार है। और यह क्या है? इसका सेंटर से यह इस यहां तक क्या है? इसकी लाइन है, इसकी सुई की लंबाई है। तो यह क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनट की सुई 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। अब देखिए सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई हो गई हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सुई की लंबाई जो होगी वही क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या सेम वही, तो 15 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई का मतलब ही हुआ वृत्त की त्रिज्या। तो जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर मतलब पूरा करने का मतलब है कि एक बार वृत्त की परिधि पर पूरा चलना, मतलब यहां से शुरू किया और यहीं पर पहुंच जाना। मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, ठीक है। अब देखिए वृत्त की परिधि ही तो निकालना है, क्योंकि यह परिधि पर ही तो चली है। शुरुआत किया यहां से और यहीं आकर खत्म कर दिया, तो 2πr। तो 2 गुने पाई का मान कितना है? 3.14 गुने r कितना था? 15। अब इसे गुना कर लेते हैं, तो 15 दूना 30 और 3 90 और 30 42, मतलब 94.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय की गई। तो मिनट की सुई के द्वारा मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसी में, अथवा मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपया के रूप में
ब्याज दिया, ठीक है, तो उसने कितना धन उधार लिया था। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिया, तो उसने कितना धन उधार लिया था। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या पता है, 3 चीज पता है। एक, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर कितना है, 45। साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा हमें दर पता है, रेट, ठीक है, कितना है, 9% वार्षिक पर एनम, ठीक है। तीसरा हमें समय पता है, टाइम, टाइम कितना है, 1 वर्ष। तो हमें निकालना क्या है, हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन का क्या सूत्र होता है, प्रिंसिपल का मूलधन का सूत्र होता है P बराबर SI गुने 100 बटे R गुने T। ठीक है, चलिए गणना करते हैं इसका। P कितना है निकालना है, SI कितना है 45 है, गुने 100 बटे रेट कितना है 9%, गुने समय कितना है 1, टाइम 1। ठीक है, अब देखिए 9 पचे 45, ठीक है, ठीक है, 9 पचे 45, तो ऊपर 5। अब कोई किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो P बराबर 500 गुने 100, P बराबर 5 गुने 100, तो P का मान कितना है 500। ठीक है, P का मान 500। तो वह कितना उधार लिया था, तो उसने 500 रुपये उधार लिए, उसने 500 रुपये उधार लिए थे। चलिए हो गया। यह प्रश्न वर्ग 7 का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, फिर से मिलते हैं 8 क्लास के सॉल्यूशन के साथ। आज हम कक्षा 8 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा x प्लस x। तो जैसा कि आप जानते हैं x प्लस x बराबर क्या होगा, अगर यह x है तो इसके पहले अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है, 1 लगा है। ठीक है, तो 1x प्लस 1x तो क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, x क्या होता है 2x। ठीक है, दूसरा है हमारा बाई गुने बाई। तो बाई गुने बाई का मतलब हो गया बाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीसरा AM बट्टे AYN, AM बट्टे AN, यह क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, A का पावर M बटे A का पावर N बराबर होता है A का पावर M भागा A का पावर N। ठीक है, और जब भाग में आधार सेम होता है, देखिए जब बेस से बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर घटता है आपस में, तो A का पावर M माइनस N। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा A का पावर M माइनस N। ठीक है, देखिए उसी प्रकार इसमें भी यह भी एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। गुना में क्या होता है, बेस सेम होने पर
पावर क्या है, जुड़ता है, तो 22 गुने 22, पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 22 गुने 22, बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, जुड़ गया इसमें। इसी प्रकार इसमें क्या है, भाग में बेस सेम होता है, ठीक है, तो पावर क्या है, आपस में घट जाता है, ठीक है। यह क्या है, घातांक का नियम है कि समान आधार होने पर जो यह घात है वह आपस में घटता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, a टू द पावर m गुने n। अब देखिए यह भी क्या है, यह घातांक है, घात के ऊपर घात होने पर क्या होता है, घातों का आपस में गुना हो जाता है। घात के ऊपर क्या है, घात है, घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो इसमें घात कौन कौन है, m और n, तो आपस में क्या होगा, घातों का गुना हो जाएगा, ठीक है। तो a का पावर m इंटू n, ठीक है। या चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। तो यह हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने बेस गुने हाइट, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सही के सामने राइट एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए, ठीक है। चलिए, कह रहा है पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न कह रहा है हमें x का पावर 0। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संख्या का घात अगर शून्य होगा तो मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का घात अगर शून्य होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। या x के जगह पर अगर 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, या करोड़ लाख कुछ भी हो और उसकी पावर घात शून्य हो तो क्या हो जाएगा, मान 1 होगा। इसका मतलब यह x क्या है, गलत है। दूसरा, -3y गुने 3y, तो -5y गुने 3y, तो 5 तिया 15 बाई स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह है तो यह माइनस का रहेगा। इसका मतलब है यह क्या है, सही है। 1024 में 24 को आधार कहेंगे, नहीं, आधार कौन होता है, यह बेस, ठीक है। और 24 क्या होगा, 24 हमारा होगा घात, ठीक है। तो 24 क्या होगा, घात होगा, आधार नहीं कहेंगे, तो यह हो गया हमारा गलत। यह हमारा आधार होता है बेस, और यह क्या होता है, 24 घात होता है। तो 24 को आधार कहेंगे, 24 को आधार कहेंगे, नहीं, 24 क्या है, घातांक है, 24 घातांक है और 10 आधार है, ठीक है। नेक्स्ट, 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -1। अब देखिए 10 टू दी पावर -1 है तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक अगर किसी का घात निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो यह क्या होता है, इसका अगर जब हम व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो यह क्या होता है, 1/10 टू दी पावर 1 हो जाता है। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो घातांक के नियम के अनुसार यह क्या होगा, 1/10, जिसे हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यह जो इक्वेशन है यह क्या है, गलत है, ठीक है। 10 टू दी पावर -1 बराबर -10 क्या है, गलत होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुने चौड़ाई। तो यह क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिलान कीजिए। तीसरा है मिलान कीजिए, स्तंभ अ और स्तंभ बी दोनों का मिलान कीजिए। तो देखिए 1y 10 टू द पावर -2 कह रहा है 1y 10 टू द पावर -2। तो घातांक का नियम के अनुसार अगर कोई संख्या बटा में है और उसका पावर निगेटिव है तो यह क्या होगा, इसका जो व्युत्क्रम उल्टा जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह पावर प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो 10 टू दी पावर 2/1। तो अगर बट्टा में 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 10 टू दी पावर 2। देखिए 10 टू दी पावर क्या होता है, 10 का 2 बार गुना, पावर जितना है उतना बार गुना, तो 10 दहें के 100। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 100। ठीक है, दूसरा है 3y गुने x प्लस वाई। तो देखिए कैसे बनेगा, 3y गुने x प्लस वाई। अब देखिए बराबर 3y को पहले x से गुना करेंगे तो 3xy, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, इसके बाद y से गुना करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, देखिए किसमें यह मिल रहा है, तो देखिए इसमें मिल रहा है 3xy और 3y स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा यह। अब देखिए तीसरा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज हमारा हो गया रोम्बस, और इसे कहते हैं ट्रेपेजियम, इसे कहते हैं ट्रेपेजियम, और यह हो गया हमारा रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट कह रहा है 10 टू दी पावर -5 गुने 10 टू दी पावर 3। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 10 टू दी पावर -5 गुने 10 टू दी पावर 3। ठीक है, अब देखिए यह निगेटिव में है तो घातांक का नियम लगाएंगे तो 10 टू दी पावर 3 बटे 10 टू दी पावर 5, इस तरह से लगेगा। अब देखिए यह क्या हो गया, बेस सेम हो गया, और यह बट्टा का मतलब होता है भाग, तो भागा में क्या होता है 10 टू दी पावर 3 भागा 10 टू दी पावर 5। भागा में क्या होता है, आधार सेम होने पर जो पावर है वह क्या होता है, वह घट जाता है। ठीक है, इसके घातांक जो है आपस में घट जाएंगे, तो 10 टू दी पावर 3 -5, तो यह क्या हो गया 10 टू दी पावर -2। अब देखिए फिर से क्या हो गया 10 टू दी पावर -2, तो फिर से घातांक का वही नियम, निगेटिव होने पर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, और माइनस जो है वो क्या होता है, प्लस में चिन्ह बदल जाता है। तो यह 1/10 टू दी पावर 2, तो क्या हो जाएगा 10 का 2 बार गुना का मतलब 100, 1/100। तो किसमें है 1/100, तो देखिए इसमें है। ठीक है, 10 टू दी पावर -2 का मतलब क्या हुआ, घातांक का नियम, रेसिप्रोकल होने पर क्या होता है, पावर निगेटिव जो है वह पॉजिटिव बन जाता है, तो 1/10 टू दी पावर 2, और 10 टू दी पावर 2 होने का मतलब है 1/10 का 2 बार गुना, तो 10 गुने 10, तो 1/100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए xy, -yz और -zx के गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह सब क्या है, पद दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पदों को आपस में क्या है, गुना करना है।
तो चलिए गुना करते हैं। कह रहा है x बाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो इसे गुना करते हैं तो x बाई गुने माइनस बाई जेड गुने माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें ऋणात्मक निगेटिव कितने हैं? 2 पद निगेटिव हैं। तो आप जानते हैं कि जब सम निगेटिव संख्याओं का संख्या सम में होता है तो यह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यह क्या है? माइनस माइनस 2 बार माइनस है, 2 क्या होता है? सम संख्या होता है। और 2 माइनस होने पर गुना जब करने पर क्या होता है? यह प्लस में बन जाता है। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो x कितने बार है? 1 2। x है 2 बार तो x गुने x गुने बाई कितने बार है? 2 बार। और z कितने बार है? यह भी हमारा है 2 बार। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर गुने बाई स्क्वायर गुने z स्क्वायर। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर गुने बाई स्क्वायर गुने जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा है हमारा ए बी माइनस बी सी से बी सी माइनस सी ए को घटाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, ब्रैकेट में माइनस घटाना है तो बी सी माइनस सी ए। इस व्यंजक को हम घटाव के रूप में लिख लिए। अब देखिए ब्रैकेट दिए हैं, तो ब्रैकेट से जब हम किसी को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ए बी माइनस बी सी, अगर किसी संख्या ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है और उसके बाहर कोई चिन्ह लगा हुआ है निगेटिव का, तो इसके अंदर का भी चिन्ह क्या होगा? पूरा जितना चिन्ह यह इस दोनों संख्या, अगर 3 संख्या होता तो तीनों संख्या का हम लोग चिन्ह देखते, लेकिन इसमें 2 संख्या है तो इस दोनों का चिन्ह देखेंगे। इसके पहले अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है? प्लस लगा है। ठीक है, और इसके पहले क्या है? निगेटिव नहीं है, तो ये जैसे था वैसे ही उतार दिए। अब देखिए यह माइनस है और यह क्या है? प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये देखिए माइनस है और यह भी माइनस है, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जैसे पदों को जोड़ लेते हैं। पहले समान पद जो हैं एक जैसे, उनको हम जोड़ते हैं। तो ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी, तो ये माइनस बी सी जुड़ जाएगा तो क्या होगा? माइनस 2bc प्लस सी ए। ठीक है, तो अब देखिए ए बी माइनस 2bc प्लस सी ए, यह हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आंसर हमारा यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एम एन ओ पी क्यू आर एक समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, षटभुज है मतलब एक रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 और प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। लेकिन देखिएगा यहाँ n से q तक की जो दूरी दर्शाई गई है वो कितनी है? 11 सेंटीमीटर। और इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब प्रत्येक भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। लेकिन इस स्थान से देखिए यह जो डॉट डॉट दिया हुआ है, इस स्थान से लेके इस स्थान तक की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक कितनी है? 11 सेंटीमीटर है।
अब देखिए आगे कहा जा रहा है, आकृति को इस तरह विभाजित कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस आकृति को इस तरह से विभाजित किया गया है और इस छोर से इस छोर तक और नीचे यहां से यहां तक दोनों शीर्षों को मिलाया गया है डॉट डॉट से। मतलब यह एक आकृति बना रहा है। और यह कैसी आकृति बन रही है? एक रेक्टेंगुलर आकृति बन रही है। और ऊपर कैसा है? ट्रायंगुलर है। यह देखिए त्रिभुजाकार है, यह देखिए त्रिभुज जैसा है। और यह क्या है? यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस आकृति को दो भागों में बांट दिया गया है, एक है आयत और दो त्रिभुज में इसको क्या किया है? विभाजित किया गया है। तो कुल 3 आकृति, एक ऊपर देखिए आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, एक नीचे त्रिभुज है और एक यह क्या है? आयत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए इसके मध्य भाग का, तो मध्य भाग क्या है? आयत है। तो मध्य आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ सेंटर रेक्टेंगल, यह जो है आयत। तो सबसे पहले लंबाई क्या होगी आयत की? आयत की लंबाई बराबर जो लेंथ हुआ इसका वह कितना है? तो यह है। तो देखिए जैसा कि फिगर में दिया गया था, देखिएगा फिगर को, इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी कितनी है? देखिए 8 सेंटीमीटर। तो यह भी कितना हो जाएगा? लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई, ब्रेथ इसका, तो चौड़ाई कितनी है? यह देखिए इस स्थान से इस स्थान तक की सभी भुजाओं की इसकी लंबाई कितनी थी? 5 है। इसके मतलब यहां से यहां तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और जैसा कि आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 8 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा इस आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोनों किनारों पर जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों किनारों पर के त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ 2 साइड ट्रायंगल्स। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का आधार, ठीक है, निकाल लेते हैं पहले। तो इस त्रिभुज का आधार क्या है? देखिए आधार यह है, यह क्या है? इसका आधार है। तो त्रिभुज का आधार बराबर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके लिए हमें हाइट की भी आवश्यकता पड़ेगी, तब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, अब देखिए आधार हो गया इतना, अब इसकी हाइट, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर। अब देखिए त्रिभुज की ऊंचाई हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका और इसका निकालना है। तो देखिए दोनों त्रिभुज जो है इसका आधार सेम है। आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कैसे निकाल लेंगे? देखिए यहां से बीच से इसका यह हाइट हो गया, तो यहां भी इसका यह हाइट हो गया। तो हाइट कैसे निकालेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है?
तो जैसा कि हमें प्रश्न में ही दिया गया था, इस स्थान से इस स्थान की दूरी कितनी थी? 11 सेंटीमीटर। और देखिए आयत की चौड़ाई यहां से यहां तक कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यह इसमें क्या होगा? घट जाएगा। तो जब 5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब इस स्थान से इस स्थान तक और इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी कितना है? 6। तो यह 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मतलब इस यहां से यहां 3 होगा और यहां से यहां क्या होगा? 3 होगा। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इसे हम एक तरह से और भी निकाल सकते हैं। जो देखिए यह यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो यह लंब कहाँ पड़ा? बीच में। तो यह हो जाएगा 4 और यह कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो यह कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण बन रहा है। लंब यहां डाले हैं तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस तरह से भी इसका जब निकालेंगे हम हाइट तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यह हो गया 3 सेंटीमीटर। क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है क्या? लंब निकालना है, मतलब हाइट निकालना है इसका। तो हाइट बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसका अंडर रूट। तो जैसे निकालिए इसे, 5 पच्चे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 चक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आएगा? यह 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर। तो अंडर रूट है तो यह क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी इसकी हम हाइट निकाल सकते हैं। तो अब त्रिभुज की हाइट निकल गई है। कुल 2 त्रिभुज है, इसलिए 2 गुने 1/2 इंटू आधार ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 2 गुने हाफ। आधार कितना था? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा है 3 सेंटीमीटर। तो 2 चक 8। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल, अब देखिए इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल, यह जो आकृति है इस आकृति का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल टोटल एरिया बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, प्लस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना था? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज का कितना आया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मध्य में जो था आयत था, तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 40 सेंटीमीटर। और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है हमारा आकृति को इस तरह विभाजित कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह षष्ठभुज था, इसमें क्या है? बीच से एन से क्यू तक एक रेखा खींचा गया है। तो एन से क्यू तक की रेखा जो खींची गई है इसकी लंबाई कितनी है? एन क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर। अब देखिए इस रेखा को खींच देने से यह जो आकृति है वो 2 समलंब चतुर्भुज में बट जाता है। 2 समलंब चतुर्भुज देखिए बना रहा है। तो 2 समलंब चतुर्भुज कौन कौन है? एक है देखिए एन एम आर क्यू और एक है एन ओ पी क्यू। ठीक है, देखिए एन क्यू रेखा द्वारा, एन क्यू रेखा द्वारा 2 समान समलंब, 2 समान समलंब
चतुर्भुज बनाया गया, जिसमें एक है हमारा MNQR और एक है ONQP। दो समानांतर चतुर्भुज में इस आकृति को विभाजित कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम अगर एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसे। तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कौन कौन हैं? समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, तो एक यह हो गया एम आर बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरा एन से लेकर क्यू तक, तो एन क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी ऊंचाई निकालना है। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगा? अब देखिए यह क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो ऊंचाई इस स्थान से इस स्थान तक की दूरी क्या होगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई देखिए इस स्थान से भी निकाल सकते हैं और इस स्थान से भी। आप जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और NQ जो है इस आकृति को दो बराबर समलंब चतुर्भुज में बांटती है। तो इस स्थान से इस स्थान तक अगर 8 है तो यहां से यहां तक कितना होगा? 4 होगा। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दो समलंब चतुर्भुज है और दोनों का क्या है? हाइट भी सेम है, लंबाई भी सेम है, आधार भी सेम है। ठीक है, आधार भी सेम है और क्या है? उसकी ऊंचाई भी सेम है और लंबाई भी सेम है। सब कुछ इसका क्या है? सेम। इस आकृति को NQ के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर इस तरफ के समलंब चतुर्भुज का हाइट 4 है तो इधर का भी क्या होगा? हाइट 4 होगा। अगर इधर के आमने सामने की भुजाओं का योग 5 और 11 है तो इधर का भी क्या होगा? 5 और 11 होगा। इसलिए एक साथ दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए बनाते हैं। चलिए एक साथ दोनों समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। दोनों समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 5 प्लस 11 गुने हाइट कितना है? 4। दो समानांतर भुजाओं का योगफल गुने 4, तो 1/2 गुने 16 क्या है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या था? दो समलंब चतुर्भुज है तो 2 से इसे हम गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 32 दूना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 32, और दोनों का तो हो जाएगा 64, क्योंकि दोनों का सब कुछ सेम है, इसलिए दो समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।